डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। फिराक गोरखपुरी, मूल नाम रघुपति सहाय फिराक, जन्म 28 अगस्त सन 1896, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में विराम। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में पद त्याग विराम। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल विराम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे विराम। सम्मान गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। महत्वपूर्ण कृतियाँ: गुले नगमा, बज़्मे ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़लगोई। निधन सन 1983। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गज़ल, नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं विराम। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ़ हुसैन हाली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है विराम। पैरा। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा विराम। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है विराम। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया विराम। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए विख्यात है विराम। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं विराम, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है विराम। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है विराम। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है विराम। जिसे हम भौतिक कहते हैं, वही दिव्य भी है विराम। पैरा। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है विराम। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है विराम। मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिलौना लेहूं, जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल हैं विराम। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले न हों, पर जो चंद्राभ रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है यह। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। लोका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पिन्हाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती
मुखड़ा, नर्म दमक, जिद याया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं। हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। विराम। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है। देख, आईने में चांद उतर आया है। विराम। चांद की परछाई भी चांद ही है। विराम। कल्पना की आंख का भले क्या मुकाबला। विराम। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे छमासे पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। विराम। पैरा। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। विराम। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। विराम। सावन में रक्षाबंधन आता है। विराम। सावन का जो संबंध जीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध भाई का बहन से। विराम। रुबाइयाँ। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गैसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। दिवाली की शाम घर पूते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है बालक, तो हुई चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के है बांधती चमकती राखी। उमा शंकर जोशी, जन्म सन 1911, गुजरात में। प्रमुख रचनाएं: विश्व शांति, गंगोत्री, निषिद्ध, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, एकांकी, सापना भारा, शहीद, कहानी, श्रावणी मैणों, विसामो, उपन्यास, पारकांजण्या, निबंध, गोष्ठी, उगाड़ी बारी, क्लांत कवि, महारा सोनेट, स्वप्न प्रयाण, संपादन सन 1947 से, संस्कृति पत्रिका का संपादन, निधन सन 1988। तंग आ गया हूँ, बड़ों की अल्पता से जी रहा हूँ देखकर छोटों की बड़ाई। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। विराम। उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। विराम। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। विराम। ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। विराम। बतौर कवि उमा शंकर जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचित कराया और नई शैली दी। विराम। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादियों में अन्यतम हैं जोशी जी। विराम।
कविता के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी उनका योगदान बहुमूल्य है। खासकर साहित्य की आलोचना में विराम निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं विराम। उमाशंकर जोशी उन साहित्यिक व्यक्तित्व में हैं जिनका भारत की आज़ादी की लड़ाई से रिश्ता रहा विराम। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए विराम पैरा। यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है विराम। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है विराम। इस खेत में किसी अंधड़ आशय भावनात्मक आंधी से होगा के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है विराम। यह मूल रूप कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं विगलित हो जाता है विराम। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है विराम। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है विराम। पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई उत्तम साहित्य कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है से भी कम नहीं होती है विराम। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है किंतु साहित्य का रस कभी चुकता नहीं विराम पैरा। बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है विराम। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियां अपनाई हैं जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यौरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन विराम। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की यह युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य को काफ़ी निकट ले जाती है विराम। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है विराम। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बगुलों को देखता है विराम। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं विराम। यह दृश्य इतना नयनाभिराम है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है विराम। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है विराम। क्या यह सौंदर्य से बांधने और बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। छोटा मेरा खेत चौकोनों कागज का एक पन्ना कोई अंधड़ कहीं से आया क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। झूमने लगे फल रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती। रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना। बगुलों के पंख नभ में पांति बंधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई
नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। विराम। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें। नभ में पांति बंधी बगुलों की पांखें। संपूर्ण विराम।